अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। उससे पहले इरम शब्बीर को रिप्लाई, क्योंकि इनके कमेंट्स के रिप्लाई जो हैं वो मैं ऐसे ही दे सकती हूँ, ये रीड नहीं कर पाती हैं मेरे कमेंट्स, तो आपको मैं इसी तरह एपिसोड में जवाब दे दिया करूँगी। तो आपने जो है वो थैंक यू कहा है, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप इतनी मोहब्बत से कमेंट करती हैं और रेगुलर लिसनर हैं और आपके कमेंट्स अक्सर ही नज़र आते हैं। अच्छे अच्छे नावल भी सजेस्ट करती रहती हैं, तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आपको मैं कोई नावल सजेस्ट करूं तो देखिए, नावल रीड किए बगैर तो मैं सजेस्ट कर नहीं सकती। जब रीड करूंगी तो पता चलेगा ना कि स्टोरी कैसी है, हीरोइन का क्या किरदार है, तो वो तो मैं आपको ऐसे ही सजेस्ट नहीं कर सकती। जो मैं रीड कर चुकी हूँ उनमें भी मुझे कोई ख़ास ऐसा नावल जो है वो याद नहीं है, मुझे नाम और कहानी याद नहीं रहती, तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट भी नहीं कर सकती कोई। अलबत्ता आपने जितने नावल सजेस्ट किए हैं वो बारी बारी ही पूरे होंगे, क्योंकि सारे तो एक साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ मैं, और इसके अलावा बहुत सारे लिसनर्स की फरमाइश होती है तो उनकी फरमाइशें भी पूरी करनी है। तो आप जो है वो सुनती रहिए, अच्छे अच्छे नावल्स अपलोड होते रहते हैं, तो आप सुनती रहिए। जो आपको खुद अच्छा लगे, पसंद है, तो आप अपनी बेटी को भी सुनवा दीजिएगा या उसे रीडिंग के लिए सजेस्ट कर दीजिएगा। और जनाब, फरमाइशों के हवाले से एक और मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि आप जो है वो न्यू राइटर्स के नावल जो है सजेस्ट ना किया करें। अच्छे भी हों तो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो अब न्यू राइटर्स हैं उनके अपने पेज हैं, उनके अपने चैनल्स हैं, तो वो अपने नावल शेयर करना अलाउ नहीं करती हैं। और अगर शेयर कर दिए जाएँ तो फिर चैनल पर जो है वो इशू आ जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, और 3 स्ट्राइक आ जाएँ तो चैनल जो है वो बिल्कुल रिमूव कर दिया जाएगा। तो मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, यकीनन आप लोग भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो प्लीज़ आप या तो राइटर से परमिशन लिया करें, मेरे चैनल का नाम बता कर के आप इस चैनल पर नावल जो है वो शेयर करवाना चाहते हैं, तो फिर मैं उसको शेयर कर दूंगी। और अगर वो अलाउ नहीं करती हैं तो फिर मैं नहीं कर सकती। और मैं ख़ुद भी परमिशन लेना चाहूँ, अव्वल तो देखें एक ही नाम से जो है वो बहुत सारी आईडी फ़ैन पेज भी होते हैं, तो कंफर्म नहीं होता कि राइटर का अपना ऑफिशियल पेज कौन सा है। लोग लिख देते हैं ऑफिशियल पेज भी। इसके अलावा मैं मैसेज करती हूँ लेकिन वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है। मैसेज अव्वल तो सीन नहीं होता, सीन हो भी जाए तो रिप्लाई नहीं आता है, तो फिर ऐसी सूरत में तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना। फिर बाद में मुझे चैनल जो है उससे नावल रिमूव करने पड़ते हैं, और मैं रिमूव कर दूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी चीज़ है, वो नहीं अलाउ करती तो ना करें, मैं रिमूव कर देती हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात ये है, कॉपीराइट क्लेम की बजाय या कमेंट में एतराज़ करने की बजाय कॉपीराइट स्ट्राइक कर देते हैं, तो वो जब स्ट्राइक आती है तो उससे प्रॉब्लम होती है मुझे चैनल को। मुझे कभी भी किसी ने कहा ना कि आपने ये नावल क्यों अपलोड किया है अपने चैनल पर, ये मेरा नावल है, तो मैं उसको जो है रिमूव कर देती हूँ। लेकिन अगर किसी ने कहा ही नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा। अब रिसेंटली एक नावल जो है वो दूसरे चैनल पर, उसकी एक वीडियो को जो है उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दी है, और जिसकी वजह से वो रिमूव कर दी गई है। बाकी मैंने वीडियोस जो हैं वो हाइड कर दी हैं, क्योंकि मैं मज़ीद कोई मसला नहीं चाहती। लेकिन ये है कि कॉपीराइट स्ट्राइक से जो है वो चैनल पर इशू आता है। 3 स्ट्राइक हो जाएं तो चैनल जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा यूट्यूब से, और हो सकता है दोनों ही रिमूव कर दिए जाएं, क्योंकि एक ही एडसेंस अकाउंट से दोनों कनेक्टेड हैं, तो वो दूसरे भी जो मेरे होंगे चैनल, तो वो दोनों ही रिमूव होंगे। यानी मेरे नाम से जो भी होगा, जो भी मेरी डिटेल्स है, एड्रेस वगैरह जो भी, तो वो उस आईडी से मैं फिर मज़ीद चैनल नहीं बना सकती, वो मुझे बैन कर देंगे। तो ऐसा यकीनन आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप जो है वो नई राइटर्स के नावल सजेस्ट ना ही करें तो बेहतर है। पुराने राइटर्स के या अच्छे नावल जो भी मुझे मिलेंगे मैं कोशिश करूँगी कि शेयर करती रहूँ, और दुआ करें कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक ना आया करे। कॉपीराइट क्लेम होगा, राइटर एतराज़ करेगी, कमेंट में अगर वो कहती हैं कि आप रिमूव करें तो मैं रिमूव कर दूँगी। मैं पहले भी कई नावल जो है ऐसे रिमूव कर चुकी हूँ। चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, चलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तो जनाब, इस नावल की फरमाइश हमसे की है बिलाल किंग ने। नावल का नाम है बिसाते दिल, मुसन्निफ़ा हैं आमना रियाज़, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 2। ए लड़के, 1000 मरतबा कह चुके हैं हमें उल्टे सीधे नामों से मत पुकारा करो। खुर्शीद बेगम कहते ज़ुबान दुखती है तो खुशी बुआ ही कह लिया करो। आखिर एक ज़माना भी तो यही कहता है, मगर नहीं, जब पुकारेंगे शादी बुआ ही पुकारेंगे। बतलाओ, ये भी कोई नाम है? हम कह देते हैं हलीमा बहन, इस लड़के को समझा लो, वरना हम पलट कर तुम्हारे घर की शक्ल भी ना देखेंगे। कमाल है बुआ, एक तो मैं इतनी मोहब्बत से आपको शादी बुआ कहता हूँ तो आप बुरा मान जाती हैं। क्या आपको मोहब्बत की पहचान नहीं है?
तैमूर की आवाज़ में तो दिल गिरफ्तगी थी ही, चेहरे पर भी इतनी उदासी तारी कर ली थी कि गैज़ो गज़ब का अमली नमूना बनी शादी बुआ का दिल लम्हों में पसीज गया। ठीक है, आपको मेरा कहना पसंद नहीं है तो अब मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। ना शादी बुआ, ना खुशी बुआ, खुर्शीद बेगम भी नहीं, क्योंकि खुदा ना खास्ता आप हमारी बेगम तो हैं नहीं, और जिनकी थीं वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। काफ़ी खुशकिस्मत थे शायद। खैर, आपको तो शायद हमारी शक्ल भी पसंद नहीं है, इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि कभी आपके सामने भी नहीं आएंगे। उसने जुमले की नोयत के हिसाब से अपना वॉल्यूम सेट किया था। तैमूर, तुम फ़ौरन यहाँ से उठो। हलीमा कढ़ाई का फ्रेम लिए बैठी थी, उसे घूरकर देखते हुए वहाँ से भगाने की कोशिश की। इतने ज़रूरी काम के लिए बुलवाया था बुआ को, यूँ तो नाराज़ होने की सिर्फ धमकियाँ ही दिया करती थी, मगर कभी सचमुच नाराज़ भी हो सकती थी। बड़ी पुरानी मोहल्लादारी थी, लिहाजा आना जाना तो लगा ही रहा था। रहने दो हलीमा, हमने तो यूं ही कह दिया था। बच्चे, तुम अपना दिल बुरा ना करो, भला तुम्हारी शक्ल किसे बुरी लग सकती है? माशाल्लाह इतने प्यारे हो, लेकिन बेटे ये वाला नाम हमें कुछ मुनासिब नहीं लगता। वो उसकी अदाकारी के दाम में मुकम्मल तौर पर आ चुकी थी। तैमूर, जो सादतमंदी से सर झुकाए बैठा था, बोला, इसमें नामुनासिब क्या है? जैसे चौकीदारी करने वाला चौकीदारी ही कहलाता है। बागात की देखभाल और हिफाजत करने वाले को माली कहते हैं, और कपड़े धोने वाले को धोबी। तो शादियां करवाने वाले को भी तो शादी बुआ ही कहना चाहिए ना, खुशी बुआ। वो इस तरह बात कर रहा था जैसे कोई बहुत ही मस्तनद बात कर रहा हो। शादी बुआ बेचारी सादा लो सी खातून थी, फ़ौरन मानने वाले अंदाज में सर हिलाने लगी। तैमूर, अब तुम फ़ौरन यहाँ से उठो, बिला वजह बोल बोल कर दिमाग खा रहे हो। बुआ, आप इसकी बात को महसूस ना कीजिएगा, बस मिजाज में लापरवाही बहुत है, बोलते हुए तो सोचता ही नहीं है। छोड़ो हलीमा बहन, कब है इस बच्चे में लापरवाही? हमने इतनी उम्र गुजार ली, मगर कसम खाकर कह सकते हैं ऐसा ज़िम्मेदार तबीयत का बच्चा नहीं देखा। अल्लाह खुश रखे, नज़रें बद से बचाए। शादी बुआ ने निहाल होती नज़रों से उसे मुंह मोड़कर जाते देखा तो कहे बिना ना रह सकी। खैर, तुमसे क्या बात हो रही थी? हाँ, तो कैसा रिश्ता चाहती है तू सानिया बिटिया के लिए? बुआ बड़ी दिलचस्पी से असल मौजू की तरफ पलटी थी। बस बुआ, लोगों को अच्छा और शरीफ होना चाहिए। लड़का चाहे बहुत ना कमाता हो, मगर कोई बुरी लत ना लगी हो उसे। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? हलीमा ने झिझकते हुए कहा था। हाँ, मैं सब समझती हूँ। मेरे पास जिन लड़के लड़कियों के रिश्ते होते हैं उनके बारे में मैं खूब छानबीन करके रखती हूँ। किसी के बारे में कोई ज़रा सी भी ऐसी वैसी बात कान में पड़ जाए, फिर वो केस तो मैं लेती ही नहीं हूँ। बस फिर ठीक है बुआ, अब आप जल्द अज जल्द मेरा काम कर दें। हाँ, इंशाअल्लाह। मेरे पास 2 जुड़वा भाइयों के रिश्ते हैं। दोनों भाइयों की बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है। उनकी माँ कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि खुशी बुआ, मेरे बेटों के लिए बीवियाँ भी जुड़वा ही होना चाहिए। आज ही टेलीफोन कर देती हूँ। अल्लाह ने चाहा तो आनिया और सानिया दोनों की बात यहीं ठहर जाएगी। शादी बुआ का जोश हलीमा बेगम के लबों पर मुस्कुराहट बखेर गया था। सिर्फ सानिया की बात कीजिए खुशी बुआ, आनिया की तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो क्या आनिया को नहीं ब्याह होगी? सारी उम्र घर बिठाने का इरादा है? बुआ ने बुरा मानकर कहा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी बुआ? मेरी ज़िंदगी की तो अब सबसे बड़ी खुशी ही ये है कि मेरी 5 बेटियां जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाएं। असल में आनिया की बात तो उसके चचा अशफाक के यहाँ तय है। भला ये कब की बात है? तुमने तो कभी जिक्र नहीं किया। पुरानी बात है बुआ, बचपन में ही तय कर दिया था रिश्ता। अशफाक भाई साहब का जो बड़ा बेटा है आदिल, उसी से आनिया की बात तय है। अच्छी बात है। चलो, कुछ तो तुम्हारा बोझ कम हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ, बोझ कम होने का ख्याल ही इंसान को हल्का फुल्का कर देता है। फिर ठीक है, मैं अब चलती हूँ, फिर किसी रोज़ चक्कर लगाऊंगी। बुआ, एक और बात है। बुआ तख्त से चादर संभालती उठ रही थी, रुककर हलीमा की शक्ल देखने लगी। बुआ, मैं चाहती हूँ आप जहाँ कहीं भी रिश्ते की बात चलाएं, उन्हें हमारे घर लाने से पहले हमारे सारे हालात से आगाह कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई अनजाने में आए। और तुम फिक्र ही ना करो। जब खुशी किसी की फ़िक्र अपने कंधों पर लेती है तो फिर फ़िक्र ख़त्म करके ही छोड़ती है। भरोसा रखो। शादी बुआ अपना भारी भरकम वजूद संभालती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। दुनिया में हर चीज़ की हद है सिवाय मौत के। एक ऐसी शय जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। फ़कत वही होता है जो आज और अब होता है, और जिसके लिए होता है उसके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता कि वो वक्त और मुकाम की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद हो चुका होता है। मौत तो वो चीज़ है जिसका जिक्र बड़े बड़े बेहिस्सों की हिस्सियात जगा देता है। पत्थर दिल सिर्फ इसलिए कान लपेट कर चल देते हैं कि कहीं खौफ से कांपता दिल भरम ही ना तोड़ दे। वो तो फिर भी बड़े निचले दर्जे की बेहिस थी।
تبھی موت کے خیال سے نہ صرف کانپ اٹھی بلکہ اس خوف کا واضح اظہار چہرے سے بھی ظاہر تھا۔ بات بھی تو معمولی نہیں تھی، ایک جیتا جاگتا وجود یوں ساکت ہوا تھا گویا بے جان ہی ہو گیا ہو۔ پھر اس کا سابقہ تو پہلی بار پڑا تھا ایسی پریشان کن صورتحال سے، لہٰذا ہاتھ پاؤں کا پھول جانا کچھ ایسا غیر معمولی نہیں تھا۔ ایک دم سے سفید کفن میں لپٹے بڑے بڑے لاشیں آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے تھے۔ اس وقت بھی تقریباً گمسم بیٹھی انگلیاں مسلتے ہوئے ایک ٹک اس لڑکی کے ہوش و خرد سے بیگانہ وجود کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر آیا بیٹھا تھا، چیک اپ ہو رہا تھا، آپا بیگم بھی موجود تھیں، مگر کمرے میں ایسا سناٹا تھا گویا کوئی موجود ہی نہ ہو۔ گو کہ کمال کی خالی و ذہنی لاحق تھی، لیکن اس کے باوجود ہر گزرتا لمحہ ایک نیا خدشہ اس کی جھولی میں ڈال کر گزر رہا تھا۔ یہ شاید مطلب ایک ہی تھا، بس ہر دفعہ انداز بیاں بدل رہا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کی موت کی خبر سننے کی ہی منتظر تھی۔ اصل میں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، بیڈ کے قریب رکھے اسٹول پر براجمان ڈاکٹر باکر نے کانوں سے اسٹیتھوسکوپ ہٹاتے ہوئے کہا اور رائٹنگ پیڈ زانوں پر رکھ کر قلم گھسیٹنے لگے۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے، لیکن ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں۔ بخار کی شدت میں کمی آئے گی تو یہ ہوش میں آئیں گی۔ میں نے دوائیاں بھی لکھ دی ہیں، یا تو میڈیکل اسٹور سے منگوا لیں یا پھر ملازم کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں کلینک سے بھجوا دیتا ہوں۔ گیتی کے لبوں سے یوں پرسکون سانس خارج ہوئی جیسے اپنے سر پر منڈلاتے موت کے سائے ٹل گئے ہوں۔ اس نے طمانینت کے بھرپور احساس سے صوفے کی بیک سے کمر ٹکا دی اور آرام دہ پوزیشن میں آ گئی۔ باکر، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ گلے تو نہیں پڑ جائے گی؟ آپا بیگم کی آواز میں پریشانی کے ساتھ ساتھ جھنجھلاہٹ بھی نمایاں تھی۔ ڈاکٹر باکر ہنس دیے۔ کیوں گلے پڑے گی؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں، یقین کر لیں، گارنٹی ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، بس یہ ویک ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہوش میں آ جاتی ہے تو کھانے پینے کا بہت خیال رکھیں، بلکہ میں تو یہی تجویز کروں گا کہ پہلی فرصت میں ایک آدھ ٹرپ لگوا دیں۔ آپا بیگم پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ پھر میں چلوں؟ دوبارہ ضرورت ہو تو رنگ کر دیجیے گا۔ ڈاکٹر باکر نے اپنا میڈیکل باکس اٹھاتے ہوئے اجازت چاہی۔ بڑی ہی مستقل قسم کی حیثیت تھی ڈاکٹر باکر کی گلشن نگر میں۔ آپا بیگم نے ڈاکٹر صاحب کا رخصت کرنے سے قبل گوشی کو چند ہدایات سے نوازا۔ پھر جب وہ دونوں آگے پیچھے باہر نکل گئے تب گیتی کے قریب آ بیٹھیں جیسے بہت تھک گئی ہوں۔ اللہ توبہ، اس لڑکی نے تو میری جان ہی نکال چھوڑی تھی۔ گیتی نے گردن موڑ کر دیکھا۔ جان تو واقعی نکلی ہوئی لگ رہی تھی، بنا سنورا چہرہ زرد بھی لگ رہا تھا اور پریشان بھی۔ وہ براہ راست اس لڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی، نگاہ اور چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے کوئی گہری سوچ درپیش ہو۔ پھر چونک کر اس کی طرف دیکھا اور رسانیت سے بولی، تم بھی بی پی چیک کروا لیتی، دیکھو رنگت کیسی پیلی ہو رہی ہے۔ گیتی آہرا چونک سی گئی۔ کبھی کبھی آپا بیگم اسے اپنے انداز سے حیران کر دیتی تھی، ایسی اپنائیت، اتنی لگاوٹ۔ ایک بے ہوش وجود سامنے پڑا تھا مگر انہیں اس کی پیلی رنگت محتاط کر رہی تھی۔ تعجب ہے، مجھے اندازہ ہے تم اس لڑکی کی وجہ سے پریشان ہو، مگر بس تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ اصل میں رومز تو خالی ہیں مگر میں اسے فی الحال اکیلی چھوڑنا نہیں چاہتی، اسی لیے تمہارے گھر میں رکھا ہے۔ تم ذرا دھیان رکھنا، جب تک لائن پر نہیں آ جاتی دھیان کرنا ہی پڑے گا۔ یہ اختر بٹ تو ذرا میرے ہاتھ لگے، اس کی طبیعت بھی اچھی طرح صاف کرتی ہوں۔ 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں، بزنس چلا رہی ہوں، اڑیل گھوڑیاں قابو نہیں کرتی، مگر اس شخص پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اچھی بھلی گزر رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی ایسا نمونہ اٹھا کر لے آتا ہے۔ اسی پل گوشی نے اندر آ کر کسی مہمان کی آمد کی اطلاع دی۔ آپا بیگم کا جاری شدہ بیان ادھورا رہ گیا، کچھ اس بات پر جھنجھلائیں، کچھ مہمان کی بے وقت آمد پر۔ ایک آپا بیگم ہے، کہاں کہاں جان کھپاتی پھرے۔ خیر چلو، تم آتی ہوں میں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ گیتی، گوشی کے ہاتھ ٹھنڈا پانی اور پٹیاں بھجوا رہی ہوں، ذرا اس کے ماتھے پر رکھنا، طبیعت سنبھلے تو دوا بھی کھلانی ہے۔ وہ ساڑی کی فال درست کرتی باہر نکل گئی۔ گیتی نے اٹھ کر دروازہ بند کیا، پھر واپس پلٹی تو اس لڑکی کے خوابیدہ چہرے پر اضطراب کی لہریں ٹھاٹھے مار رہی تھیں۔ اس نے بے چینی سے سر کو ادھر ادھر حرکت دی، پھر چہرہ جو اس کی اثر نو گمشدگی کا اعلان کرنے لگا۔ گیتی وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ کچھ کتابیں گفٹ ریپ میں نہیں ہوتی پھر بھی تجسس ابھارتی ہیں، یہ لڑکی اس کے لیے ایک ایسی ہی کتاب ثابت ہو رہی تھی۔ اس کی کچھ عادات بہت پختہ قسم کی تھیں، انہی میں سے ایک باجماعت نماز کی ادائیگی کی عادت تھی اور دوسری مارننگ واک اور جاگنگ کی عادت تھی۔ رات سونے میں خواہ کتنی بھی تاخیر کیوں نہ ہو، صبح سویرے وہ اذان سے پہلے بیدار ہوتا تھا، پھر مسجد سے واپس آ کر چینج کرتا تھا اور جاگنگ کے لیے چلا جاتا تھا۔ یہ اتنی پختہ عادات تھیں کہ عموماً طوفان بارش بھی راستے میں حائل نہیں ہوتے تھے۔
इस वक्त भी वो मस्जिद से वापस आकर चेंज कर चुका था और बेड पर बैठा उजलत में जॉगर्स पहन रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा, फिर वाल क्लॉक पर नज़र डाली। इन औकात में तो अमूमन कोई मुलाजिम भी उसके कमरे में नहीं आता था। उसने इजाज़त देने के लिए मुंह खोला, फिर हाथ में पकड़ा जॉगर ज़मीन पर रख दिया और उठकर खुद दरवाज़ा खोल दिया। खाला अम्मी। दरवाजे पर शम्सा को देखकर वो मुताज्जब हुआ था। शम्सा उसकी आंखों में लिखे सवाल को देखकर मुस्कुराई। हाँ हाँ, सब खैरियत है, कोई परेशानी की बात नहीं, वह बशाश लहजे में कहती और उसी तरह मुस्कुराती अंदर दाखिल हुई थी। शाहनवाज ने एक तरफ होकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। अब क्या दरवाज़ा पकड़े तब तक खड़े रहोगे जब तक मैं वापस नहीं चली जाऊंगी? भाई, क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? वो बहुत फ्रेश दिखाई दे रही थी। सादा से शलवार कमीज़ पर ब्राउन रंग की मोटी शाल नमाज के अंदाज में ओढ़ रखी थी। शाहनवाज ने रात ही उन्हें इस इंतहाई सादा रूप में देखा था, साड़ी, मेकअप, ज्वेलरी वगैरह के साथ हमेशा, मगर इस वक्त वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। क्यों नहीं आ सकती? घर आपका, कमरा भी आपका, जब मर्जी आइए, वो भी बशाशत से बोला। कान खींचने आई हूँ तुम्हारे, वो मुस्कुराते हुए बेड पर बैठ गई। लीजिए, खींच लीजिए। जिस जगह बैठा जॉगर्स पहन रहा था वहीं बैठकर उसने कान आगे किया तो शम्सा ने कान खींचने की बजाय एक चपत उसके सर पर लगाई। मुझे पता था कि तुम जॉगिंग के लिए जा रहे होगे, मगर इसीलिए इस वक्त आई हूँ क्योंकि फिर तो सारा दिन तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलती। किन काम धंधों में लगे हुए हो? हमारे साथ तो ना नाश्ते के वक्त हो ना लंच, और डिनर पर मैं समझी अलग से खा लेते होगे, मगर जुल्फी बता रहा था कि बाद में भी खाना नहीं खाते। इतनी लापरवाही क्यों करते हो शाहनवाज? थोड़े काम तो मुझे जहांगीर के भी खींचना पड़ेंगे। जाहिर है सारा दिन वही तो तुम्हें ऑफिस में मसरूफ़ रखते हैं। कभी जल्दी घर आ जाओ तो भी 100 बखेड़े होते हैं तुम्हारे लिए। वो बेहद फिक्रमंदी से उसकी सूरत देखते हुए बोल रही थी। वो मोहब्बत भरे तशक्कुर से उन्हें देखता रहा। आप मेरे लिए इतनी फ़िक्रमंद क्यों रहती हैं? वह भरपूर जवान बच्चों सी मासूमियत से पूछ रहा था। शम्सा ने बेसाख्ता उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसके माथे पर बोसा दिया। हमारे दरमियान जो रिश्ता है उसका इतना प्यारा सा नाम दे रखा है तुमने, फिर भी ऐसी बात पूछ रहे हो। जानते हो खाला क्या होती है? वो मुहावरा सुना है, माँ मरे मासी जिए। तुम्हारी वालदा तो माशाल्लाह हयात हैं, लेकिन माँ सी ही होती है। कुछ तो इसलिए तुम्हारी परवाह रहती है कि बहरहाल मैं तुम्हारी माँ सी हूँ। फिर तुम मुझे सिर्फ खाला नहीं कहते, खाला अम्मी कहते हो। मेरी जिम्मेदारी तो खुद ब खुद दुगनी हो जाती है। दिल तो ऑटोमेटिकली तुमसे मोहब्बत करने लगता है। ऐसी प्यारी वजाहत। शाहनवाज ने उनके कंधों पर बाजू फैला लिया। आप बहुत अच्छी हैं खाला अम्मी। अच्छा, ज़्यादा बटरिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि मैं अच्छी हूँ। मुझे यकीन दिलाओ कि तुम अपनी डाइट पर ध्यान दोगे और काम का लोड कम लोगे। डाइट का वादा तो किया जा सकता है, मगर काम के मामले में यकीन दहानी कैसे करवाऊँ? ऑफिस में काम ज़्यादा होगा तो लोड भी ज़्यादा होगा, उसने खुशगवारियत से कहा था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपनी सेहत का ख्याल ही ना रखा जाए, वह तकरीबन डांट कर बोली। अब जहांगीर को ही देख लो, खाते पीते भी ठीक से नहीं हैं और परेशान भी रहते हैं। सुनो, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? इस अचानक सवाल पर वो हैरान हुआ था। नहीं, असल में मैं कुछ रोज़ से नोटिस कर रही हूँ जहांगीर किसी टेंशन में है। घर में तो खैर मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें किसी किस्म की टेंशन ना दूँ, मगर ऑफिस नहीं खाला अम्मी, ऑफिस में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने सोचते हुए जवाब दिया। असल में ये मुझसे तो शेयर करते नहीं हैं। कहते हैं वह इंसान कभी अच्छा शरीक सफ़र नहीं होता जो अपनी परेशानी और मसाइल अपने पार्टनर को मुंतकिल करता है। अजीब मंतक है। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ क्योंकि अमूमन तुम्हें उनकी हर बात की खबर होती है। वो बहुत सोच सोच कर बोल रही थी और चेहरे से खासा तफक्कुर नुमाया था। शाहनवाज इस मुस्तकिल किस्म के इल्ज़ाम पर और खुलकर मुस्कुराया। मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है जो सर को परेशान करने का सबब बन रही हो, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। आजकल मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता हूँ, मैं भी दूसरी तरफ कोई मसला हो। शुक्रिया बेटे, असल में मुझे बहुत परेशानी थी। अच्छा, अब तुम जाओ, खासी देर हो चुकी है वैसे भी। शाहनवाज दूसरा जॉगर पहनकर उठ खड़ा हुआ था। आपको परेशान नहीं होना चाहिए, हमसे शेयर कर लिया तो यूँ समझिए बाकी की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन अगर फिर भी आप मुतमईन नहीं हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि सर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कम से कम आप यही सोचकर रिलैक्स रहिए। जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कुछ ही कम बरसों का साथ है हमारा, और इतना अरसा किसी इंसान को पहचानने और जांचने के लिए काफ़ी होता है। मैं जानती हूँ जहांगीर मुझे धोखा नहीं दे सकते। बहुत मान और यकीन के साथ वो यूँ बात कर रही थी जैसे सामने कोई बच्चा हो। इतना भरोसा भी अच्छा नहीं होता खाला अम्मी।
मेरी गारंटी पर भरोसा ना करें। सर पर थोड़ा बहुत चेक तो बहरहाल आपको रखना ही चाहिए। वो अभी भी शरारत से बाज नहीं आया था। मर्द हूँ और कोई मर्द किसी मर्द को कभी बुरा नहीं कहता। क्यों मेरी अच्छी खासी गृहस्थी को आग लगाने पर आमादा हो? बताती हूँ जहांगीर को, जिसे आप इतना अच्छा और भरोसे लायक समझते हैं, वो मेरे कान भर रहा है। ज़रूर बताइए, फिर जो सर कहें वो मुझे बताइएगा। वो हंस दिया। वो क्या कहेंगे मैं जानती हूँ। कहेंगे ये नामुमकिन है, शाहनवाज़ ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है। तो क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? कहकहा लगाते हुए बोला। बहुत अच्छे हो माशाल्लाह। वो यूं ही हंसता हुआ बाहर निकल गया। शम्सा ने बंद दरवाजे की जानिब देखा, फिर गर्दन मोड़कर सामने की दीवार की जानिब देखने लगी। ग्रे रंग के खूबसूरत फ्रेम में उसकी बड़ी शानदार सी तस्वीर लगी हुई थी। वो बड़ी देर तक तस्वीर पर नजरें जमाए रही। शाहनवाज ऊंची उठान वाला भरपूर जवान था। ड्रेस सेंस कमाल का था। मुनासिब हेयर कट हमेशा से उसकी निफासत पसंद तबीयत की दलील रहा था। मुस्कुराता था तो इंतहाई संजीदा चेहरे की ग्रेस बढ़ जाती थी। एक बेनियाजी और खुद एतमादी उसकी शख्सियत का ख़ास तारुफ थी। बला का मामला फ़हम था। जहांगीर लाशारी का दस्त रास्त। ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत का मालिक था कि उससे वाबस्ता लोग फ़ख्र महसूस करते थे। मगर लगाने वाले दरख्त लगाकर भूल कैसे जाते हैं। लोग दरख्त लगाते हैं और बीज बोते ही उसके तनावर होने का इंतज़ार शुरू कर देते हैं। कोई ऐसे तनावर दरख्त की अहमियत हमसे पूछे। दरख्त तो है, गर फल के साथ साथ साए की भी उम्मीद नहीं रहने देता। जिसे हमारी छपर छाया बनना चाहिए, वो ज़िंदगी को चुटकियों में उड़ा रहा है। एहसास ज़िम्मेदारी नाम को भी नहीं। काश खदीजा को अपनी खुशकिस्मती का एहसास होता। शम्सा कमरे से बाहर निकल गई थी। सुबह का वक्त था और मामूल की अफरा तफरी अरूज पर। गो घर से निकलने की टाइमिंग हर एक की मुख्तलिफ थी, मगर दिन भर के औकात में से इसी वक्त हंगामा बतौर ख़ास होता था और ऐसी हलचल मची हुई थी कि कोई बाहर वाला इन औकात में आ जाता तो कम से कम एक बार ज़रूर परेशानी से सोचता, ये क्या आफत मची है। लड़कियां तो खैर फिर भी ज़िम्मेदार थीं, अलबत्ता तैमूर की कोई ना कोई चीज़ रोज़ ही गुमशुदा होती, जिसकी तलाश में उसे मुसलसल आवाज़ें लगाना पड़ती थीं। और इन सब पर हावी आनिया की बड़बड़ाहटें, जो अल्फाज के रद्दोबदल से कमोबेश रोज़ एक ही मुद्दा बयान कर रही होती थी। ए अल्लाह, ये ज़िंदगी थी तो इसे मेरे लिए अज़ाब क्यों बनाया था। कायदे आज़म ने काम और बस काम वाली बात सिर्फ मेरे लिए तो नहीं कही थी कभी। घर की सफाइयाँ करते फिरो, कभी बावर्चन बनो और कभी धोबन बन जाओ। हद है, क्या मैं इसीलिए पैदा हुई हूँ कि ऐसे काम करते करते मर जाऊँ? असल में मैं ज़िंदगी नहीं गुजार रही बल्कि जिहाद कर रही हूँ। ऐसी मसाइब भरी ज़िंदगी तो मुजाहिदीन ही गुजारते होंगे। यूँ करो आनी, तुम पहली फुर्सत में मर जाओ। सुना है जहाद करते करते जब कोई मर जाता है तो वो जन्नती होता है। सानिया ने कमरे से आवाज़ लगाई थी। हाँ, जन्नती होता है। इस जहन्नम से जान छूटेगी तो जन्नत मिलेगी। उसने बराफ रोकता होते हुए चिमटा पटका था। आनी, मेरी ब्राउन जुराबें कहाँ हैं? तैमूर की झंझलाती हुई सूरत दरवाजे में नमूदार हुई थी। मेरे सर में है ब्राउन जुराबें। वो अगला पराठा बेल रही थी, जो ही सर झुकाए तड़क कर बोली, हैं वहाँ क्या कर रही हैं? उन्हें तो जुएं निकालना भी नहीं आती। उसको सचमुच बहुत परेशानी लाहक हुई थी। मेरे सर में जुएं नहीं हैं। अरे जुएं भी नहीं हैं तब तो सर पर बहुत सन्नाटा रहता होगा। अंदर तो खैर पहले ही था, क्योंकि वहाँ तो अकल भी नहीं है। आनिया ने गजबनाक होकर उसे घूरा। और तुम्हारे सर में बहुत रौनकें रहती हैं ना, तो जाओ जाकर खुद ही अपनी जुराबें तलाश करो। अरे ओहो, बड़े गलत वक्त पर बात मुँह से निकल गई। तो फिर मुझे पैदल ऑफिस जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? शफक कह रही है इस दफ़ा वॉशिंग मशीन उसने लगाई थी, गर्म कपड़े तुमने समेटे थे। अब तुम्हें ही पता होगा कि मेरी जुराबें कहाँ रखी हैं। कहा ना नहीं पता मुझे, जाकर अपनी सगी बहन से पूछो। सानिया ने भी तो जाना है, वो तैयार हो रही है। वो तकरीबन मिनमिनाया था। मैं शफक की बात कर रही हूँ। अब की बार वो खासी पुरसकून थी कि अपनी बात की तासीर से वाकिफ़ थी। नहीं ढूंढ कर देनी तो मत दो, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। हाँ सगी बहन, तैमूर ने खसूसन आखिरी अल्फाज चबा कर अदा किए और वहाँ से हट गया। आनिया बहुत मुतमईन होकर अपने काम में लगी रही। पता नहीं उसकी ये क्या आदत थी कि जब खुद का मूड ख़राब होता था तो दिल चाहता था सारी तरफ आग लगा दे, और ये काम वो अपनी बातों से बखूबी अंजाम दे लेती थी और फिर पुरसकून होकर बैठ जाती थी, जैसा कि अभी हुआ था। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी और मुसलसल हो रही थी। वो फिर से चिंचला गई। अब किसी को इतनी ही तौफीक नहीं कि दरवाज़ा ही खोल दे। वो आँच हल्की करके बावर्ची खाने से निकली। खूब तरोताज़ा और चमकदार धूप सहन में यहाँ से वहाँ तक फैली हुई थी। शहतूत के पत्ते खूब फूले फूले लग रहे थे।
उसने दरवाज़ा खोला। दूसरी सीढ़ी पर खड़ी शादी बुआ सीने पर हाथ रखे सांस हमवार कर रही थी। अस्सलामुअलैकुम, उसने बड़ी बेदिली से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बुआ ने चादर के पल्लू से पसीना पोंछते हुए अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया था। बेटी, तुम्हारी माँ है घर पर? स्कूल के लिए तो नहीं निकल गई? इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, उसकी नज़र शादी बुआ के अकब में खड़ी 2 ख़वातीन पर पड़ गई। एक तो शादी बुआ का वजूद शरकन गर्बन इतना फैला हुआ था कि 2 बच्चे आसानी से आड़े आ सकते थे। दूसरा, अंदर शहर की बेशतर गलियों की तरह ये गली भी खासी नीची थी। इसी बिना पर दरवाजे के सामने 5 से 6 सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। वो दोनों ख़वातीन आखिरी सीढ़ी से भी नीचे यानी गली की ज़मीन पर खड़ी थीं, इसलिए फ़ौरन उसकी नज़र में नहीं आ सकीं। आनिया को बहुत अचानक बड़ी ख़ास सूरत हाल का इदराक हुआ था। वो दोनों बहुत पुरशौक निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी। अम्मी घर पर ही हैं, आप आइए। उसने पूरा दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया था। हाँ, मैं तो पहले ही कह रही थी कि हलीमा इस वक्त घर पर ही होगी। अभी जाकर मिलवा लाती हूँ। शाम का तो कोई पता नहीं। अल्लाह, हमारी गर्मी भी तो ऐसी पड़ रही है मानो जैसे जहन्नुम की आग। बहन, तुम अब वहाँ क्यों खड़ी हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ भाई, अपना ही घर है। एक खातून ने दरवाजे से अंदर दाखिल होकर उससे हाथ मिलाया था, जबकि दूसरी खातून, जो पहली वाली की निस्बत कुछ उम्र रसीदा दिखाई देती थी, उसने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा था। आनिया ने उन्हें ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठाया। मैं अम्मी को बुलाती हूँ। वो बउजलत पलट गई, मगर शादी बुआ अभी तक खड़ी थी। वो उसके पीछे बाहर आ गई। शादी बुआ, अम्मी इस कमरे में है। वो वहीं से बावर्ची खाने की तरफ चल दी। जो इतला वो अम्मी को देने जा रही थी, वही इतला अब शादी बुआ ने पहुँचा देनी थी। उसने बावर्ची खाने में पहुंचकर चंद लम्हे सोचा, तभी शफक हवा के घोड़े पर सवार अंदर दाखिल हुई और उसे किसी सोच में मुब्तला देखकर सवाल किया, क्या हुआ? मामूल की अफरा तफरी में मेहमान ख़वातीन की आमद ने गोया हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी थी। मैं सोच रही हूँ इन ख़वातीन की खातर मदारत कैसे की जाए। शफक भी सोच में पड़ गई। फालसे का शरबत जो बना पड़ा है वही पिला देते हैं, उसने आइडिया दिया। जवाबन आनिया के चेहरे पर बहुत मखसूस तंजिया किस्म की मुस्कुराहट फैल गई। फालसे का शरबत पिलाएंगे तो क्या ये लोग वापस आएंगे? फ्रिज में पेप्सी है, वही निकाल लाओ, और अगर बर्फ़ बन गई हो तो वो भी ले आना। हालांकि मुझे उम्मीद तो नहीं है, ऐसा बेकार फ्रिज है कि 4 दिन में एक बार बर्फ़ बनती है। मैं देखती हूँ चाय के साथ क्या पेश किया जा सकता है। जिन्होंने वापस आना होता है वो पानी का सादा ग्लास पीकर भी वापस आ जाते हैं। भला पेप्सी में ऐसी कौन सी तासीर है? सानिया दरवाजे में नमूदार हुई थी, चेहरा पुरसकून, अंदाज़े गुफ्तगू कमाल का मुतमईन। शफक ने नज़र भरकर उसे देखा। साफ़ सुथरा लिबास, धुला धुलाया चेहरा, सलीके से बंधे बाल, बहुत नरम लहजे और मीठी आवाज़ में गुफ्तगू करना उसकी शख्सियत की खासियत थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो ड्राइंग रूम में होना चाहिए। आखिर को तुम्हारी ख़ास रिश्तेदार आई हैं, आनिया ने कहा था। चली जाती हूँ भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? और तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो मेरी रिश्तेदार हैं? उसने नल खोलकर ग्लास भरा और घटाघट चढ़ा गई। हमें सब पता है, आनिया बड़े अंदाज से मुस्कुराई। जी हाँ, इल्हाम होने लगे हैं। वो अगला ग्लास भर रही थी। शफक पेप्सी की बोतल ला चुकी थी और ग्लासों में उंडेल रही थी। सानी, अगर यहाँ तुम्हारी बात ठहर जाती है तो बहुत अच्छा होगा। दोनों ख़वातीन ही हुलिये से अच्छे घराने की लग रही हैं। सूट भी बहुत प्यारे पहन रखे हैं। बड़ी वाली ने जो चादर ओढ़ रखी है वो तो 1000-1200 से कम की नहीं लग रही। वैसे बात सुनो, छोटी वाली औरत मुमकिन है तुम्हारी नंद, जेठानी या देवरानी हो, इसलिए उससे ज़्यादा हंसकर बात करने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता बड़ी शक्ल से ही सास लग रही हैं, इसलिए उनसे खूब मोहब्बत से बात करना। अभी हदायतनामा यहीं तक पहुंचा था कि तैमूर चला आया और बोला, लो जी, पिंड वसिया नहीं, उचक्के पहले आ गए। तुम मेरी बात में ज़रूर बोला करो, इसके बगैर खाना हज़म नहीं होता। नहीं, खैर खाना तो हज़म हो जाता है, मगर फिर बेचैनी बड़ी देर तक रहती है। सानी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। मैं जंग लड़ने नहीं जा रही हूँ, वो मुस्कुराकर बोली। अलबत्ता मुस्कुराहट में किसी कदर घबराहट तो थी। फिर शफक के हाथ से ट्रे लेते हुए बारी बारी दोनों की जानिब देखा। तुम भी चलो। मैं चलती हूँ। बड़ी वाली के हाथ में जो सोने की चूड़ियाँ थीं, उनका डिज़ाइन बहुत प्यारा था, एक दफ़ा फिर देखूँगी। और मेरे टिफ़िन का क्या होगा? तैमूर ने टिफ़िन के खुले बिखरे हिस्सों पर नज़र डाली थी। शफक बना देगी? हाँ, मैं बना देती हूँ। शफक फ़ौरन राज़ी हो गई। मगर मुझे शफक के हाथ का टिफ़िन नहीं चाहिए, रोज़ तुम ही बना कर देती हो, आज भी दो। तैमूर की आंखें शरारत से जगमगा रही थीं। आनिया ने खा जाने वाली नज़रों से तैमूर को घूरा। मेरी खुशी के रास्ते में हायल होने का बहुत शौक़ है ना तुम्हें? पता भी है कि मुझे उसकी चूड़ियाँ देखने की जल्दी है, फिर भी। वो दांत कचकचा रही थी। सानिया और शफक बाहर निकल गई।
खामोशी से ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, एतमाद से सलाम किया। सानिया ड्रिंक सर्व करके अम्मी के करीब बैठ गई। ये सानिया है, बुआ ने यूं कहा था जैसे अपनी बहुत ही फखरिया पेशकश दिखा रही हों। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। बेटी आजकल क्या कर रही हो, पढ़ती हो? गो के दोनों खवातीन ही बड़ी वजाहत से उसका जायज़ा ले रही थीं, मगर सवाल निस्बतन बड़ी उम्र की खातून ने किया था। गालिबन वही थीं जो आनिया को शक्ल से ही सास लगी थीं। जी, इकनॉमिक्स में एमए कर रही हूँ, उसने जवाब दिया। यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से? अब की बार सवाल दूसरी खातून ने किया था। प्राइवेट अकेडमी से कर रही हूँ, अगले महीने से फाइनल ईयर का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। जिस अकेडमी में पढ़ती हूँ वहीं पढ़ाती भी हूँ, उसने तफसील से जवाब दिया था। अच्छा, मुलाजमत करती हो, एक बोली। हाँ, खुशी बुआ ने तुम्हारे वालिद के बारे में बताया था, लेकिन खैर, आप लोगों को दिल छोटा नहीं करना चाहिए। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनमें एहसास ज़िम्मेदारी नहीं होता। आजकल तो बड़े अच्छे और ऊंचे घरानों की बच्चियां भी मुलाजमत करती हैं, शौकिया। बुआ मुसलसल पहलू बदल रही थीं, गालिबन उन्हें ऐसी गुफ्तगू की उम्मीद नहीं थी। हलीमा बहन, ये आपकी बड़ी बेटी है? जी हाँ, ये और आनिया बड़ी हैं और जुड़वा हैं। इनके बाद एक बेटा तैमूर, फिर अरमीन, ज़ैनब और कशफ हैं। शफक तैमूर से छोटी है, वो कुछ सोचकर बोली। असल में छोटी वाली तीनों कॉलेज स्कूल गई हुई हैं, वरना मैं आपको उनसे मिलवाती। वो बच्ची जो दरवाज़ा खोलने आई थी, खातून ने जुमला अधूरा छोड़ दिया, मगर पुरइश्तियाक लहजा हलीमा को अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर गया था। जी, वो आनिया है, उन्होंने खौफ से होकर बुआ को देखा। अच्छा, बड़ी वाली है, लेकिन आप तो कह रही थी कि बड़ी बेटियां जुड़वा हैं, लेकिन इन दोनों की शक्ल तो आपस में ज़रा भी नहीं मिलती। खातून ने एक और तफसीली नज़र उस पर डाली थी। अब तुम्हें मुशाबत नहीं लगती तो कोई क्या करे, आमने सामने खड़ा कर दो तो एक दूसरे का अक्स मालूम होती हैं। और तुम्हें मुशाबत नहीं लगती? खुशी बुआ बड़ी देर से खामोश बैठी थी, तड़क कर बोली। चलें जी, खस कम जहाँ पाक। सानिया दिल ही दिल में हाथ झाड़ती उठ खड़ी हुई। उसे देर हो रही थी, वक्त पर अकेडमी पहुँचना ज़रूरी था, और उसने मेहमान खवातीन से माजत करते हुए इजाज़त भी चाही थी, मगर उन दोनों में से किसी को उसकी जानिब तवज्जो देने की फुर्सत ना थी। तुम तो पीछे ही पड़ गई हो बुआ, अब अगर मुशाबत नहीं लगती तो क्या झूठ बोल दें? एक ने खासा बुरा मनाया था। असल में खुशी बुआ ये ठीक कह रही हैं, आनिया और सानिया में जुड़वां बच्चों वाली शबाहत नहीं है। अम्मी ने किसी मतवक्का तू तकार के पेश नज़र फ़ौरन तस्लीम कर लिया था। हलीमा बहन, आप अपनी उस बेटी को बुलवाइए ना, माशाअल्लाह बहुत प्यारी है। सानिया ने उनमें से किसी एक खातून को कहते सुना और बाहर निकल गई। मोहब्बत मुझे सफ़िया से है? नेवर, उसने पहले चौंक कर दोहराया, दूसरे लफ्ज़ पर बेयकीनी से हदीद को देखा, तीसरे पर इंतहाई ताज्जुब का मुजाहरा किया और नागवारी से सर झटक दिया। तुम भी कमाल करते हो हदीद, किसी के साथ 2 से 3 हफ्ते नज़र आने का ये मतलब नहीं होता कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। वो तो बस इत्तफाक ही है कि उसके साथ अच्छा टाइम गुजर रहा है, लेकिन अब बोर करने लगी है, कंबल होती जा रही है। वो लापरवाही से बोला। यह भी हो सकता है वो तुमसे मोहब्बत करने लगी हो। हदीद ने जैसे ख्याल जाहिर किया था और जवाब में उसका बुलंद बांग ज़िंदगी से भरपूर कहकहा गूंजा। मोहब्बत? सफ़िया को? उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इर्द गिर्द की मेज़ों पर बैठे कई लोग उनकी जानिब मतवज्जा हुए थे। वो एक ओपन एयर रेस्टोरेंट था। हाँ, हो सकता है सफ़िया को मुझसे मोहब्बत हो भी गई हो। हनान कादिर की पर्सनैलिटी है ही ऐसी कि कोई लड़की अपना दिल नहीं बचा सकती। उसके लहजे में बेपनाह तफाखुर और ख़ुद पसंदी थी। लेकिन मेरे मौलवी भाई, ये 21वीं सदी है। आजकल की लड़कियां भी इतनी अक्लमंद तो हैं कि सारे पहलुओं पर अच्छी तरह गौर करने के बाद मोहब्बत करें। वो तो तुम ही थे कि पूरी आंखें खुलने के बाद जो पहली लड़की नज़र आई उससे मोहब्बत कर ली। वो जूस का गिलास लबों से लगाए मज़े से उसका मजाक उड़ा रहा था। बाकी बची सफ़िया, तो वो और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पास टाइम के अलावा और कुछ नहीं है। आज हम एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर रहे हैं तो साथ साथ नज़र आते हैं, कल को हम किसी और की कंपनी इंजॉय करने लगेंगे तो अलग हो जाएंगे। तुमने इतनी उम्र जाने कहाँ गुजार दी हदीद। ये 21वीं सदी है मेरे भाई, 21st सेंचुरी। आज के इंसान को इसकी ज़रूरियात ने एक दूसरे से बांध रखा है। ज़रूरियात निकाल दो तो एवरीथिंग इज़ फिनिश। रिश्ते, ताल्लुकात, सब। हमें किसी की ज़रूरत पड़ी तो उसे याद कर लिया, किसी को हमारी याद सताई तो वो हमारे पास आ गया। तुम सिर्फ अपनी बात करो हनान, वरना हर कोई इस कदर खुदगर्ज नहीं होता। चलो, क्या याद करोगे, सिर्फ तुम्हारी खातिर मान लेता हूँ, मगर ये इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। हदीद उसे देख कर रह गया, जिसके खूबसूरत चेहरे पर ज़िंदगी भर की आसूदगी दर्ज थी, और गालिबन इस आसूदगी और सरशारी ने उसकी शख्सियत में कई मनफी पहलू उजागर कर दिए थे।
भला की ज़िद्दी और सरकश फितरत पाई थी। कमाल का खुदगर्ज और हुस्न परस्त था। जहाँ हुस्न नहीं वहाँ तो जनाब की नज़र ठहरती ही ना थी। ज़िंदगी ने हर मामले में बड़ी फ्याजी से नवाजा था, इसलिए यूं अकड़ कर चलता था गोया दुनिया कदमों तले आ गई हो। ज़्यादा संगीन मसला यह था कि जितनी भी खसूसियात थीं उसमें उनसे बढ़कर खुद आगाह था, इसलिए दिलों से खेलना पसंदीदा मशगला था। इतनी सहूलत से तो बच्चा खिलौने नहीं तोड़ता जितनी आसानी से वो दिल तोड़ देता था। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 1 इंच भी पीछे होना गोया कुफर था, इसीलिए बेहतरीन दोस्त से भी नज़रियाती इख्तलाफ था। अक्सर कहता, तुमने वो शेर सुना है, तेरे सामने आसमां और भी हैं, तो बस मैं भी नए से नए आसमान दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम तो चाहते हो हर कोई तुम्हारी तरह एक ही वरीशा को प्यारा हो जाए। मैं ये कब कह रहा हूँ कि तुम किसी एक को प्यारे हो जाओ, मगर यार हर किसी की फीलिंग्स से खेलना अच्छी बात नहीं है। वो बेचारी ईशल इतना रो रही थी। वो जानता था कभी हनान कायल नहीं होगा, फिर भी जाने क्यों अक्सर समझाने बैठ जाता था और हनान को हर उस शख्स से चिढ़ती जो उसे नसीहत करने की कोशिश करता था। जाने हदीद के साथ इतनी अच्छी कैसे निभ रही थी। रोने दो, वो लापरवाही से कहता। ईशल को रोने के सिवा कुछ नहीं आता। पहले अरसलान के लिए रोती थी, आजकल मेरे लिए रोती है। तुम 2-3 बार उससे और मिलोगे तो तुम्हारे लिए रोने लगेगी। उसे कभी भी मजाक उड़ाते झिझक महसूस नहीं होती थी। हदीद मुखलिस दोस्त की तरह समझाने की कोशिश करता था। ओ खुदा के बंदे, किसी और की नहीं तो अपनी ही परवाह कर लो, क्यों किसी की आहें लेते हो। तुम्हारे जो अंकल जहांगीर है ना, यानी कि मेरे वालिद मोहतरम, वो कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं है। नील के साहिल से लेकर ताबखाक काशगर तक उनका बिजनेस फैला हुआ है। यकीन करो, दोनों हाथों से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैं इंतहाई कंजूस हूँ। मुझे मालूम है रुपया खर्च करते, खसूसन मुझे देते, उनकी जान निकलती है, लेकिन मुझे भी पैसा निकलवाने के कई तरीके आते हैं। फिर हम तो जद्दी पुश्ती नवाब हैं। अल्लाह गवाह है, आज तक किसी की कोई चीज़ नहीं ली, जब भी ली अपने ही पैसों से ली। उसके लिए किसी दूसरे की दिलचस्पी के मौजू पर संजीदा होना मुश्किल था, मगर हदीद भी दिल जमी से लगा रहता। क्या मासूम लड़कियों के दिलों से खेलते हुए तुम्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आता कि ये वक्त कभी तुम पर भी आ सकता है? मासूम लड़कियां, वो ताज्जुब से आंखें फाड़ कर कहता, गोया बड़ी गैर मामूली बात सुनी हो। हमें तो आज तक एक मासूम लड़की नहीं मिली, तुम लड़कियां कह रहे हो। कभी मासूम लड़की मिल जाती तो उससे भी फ्लर्ट करके देख लेते। पता नहीं मासूम लड़की से फ्लर्ट करने का मज़ा भी आता होगा या नहीं। वो हसरत से सोचता और ऐसे में उसकी आंखों की चमक बेहद नुमायाँ होती। हदीद को भी हंसी आ जाती। ये जिन सबको तुम चक्कर देते रहते हो ना, किसी रोज़ सब इकट्ठी हो गई तो जूते पड़ जाएंगे। वो डराने की आखिरी कोशिश के तौर पर अक्सर धमकाता, मगर वो भी हनान था जिसने डरना घबराना नहीं सीखा था। जूते उन्हें पड़ते हैं जिन्हें सबको साथ चलाने का तरीका नहीं आता। मैं सबको इतनी टेक्निक से चलाता हूँ कि एक दूसरे के पीछे भाग पड़ती हैं, फिर भी पहचान नहीं पाती कि कौन दोस्त है कौन रकीब। ज़िंदगी हमेशा उसके कहकहे की नज़र हो जाती थी। रात का कोई पहर था जिससे उसे ऊँघ आ गई। हालांकि जिस तरह की सूरत हाल थी उसमें तो लगता था एक पल के लिए भी नींद नहीं आएगी, मगर यह तय है कि आँख लगी ज़रूर थी जब कोई नरमो नाजुक सी चीज़ उसकी पुश्त से टकराई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। चंद लम्हे तो कुछ समझ ही नहीं आया। कमरे में 0 पावर बल्ब की नीलगों रोशनी फैली थी। साउंड प्रूफ कमरा था। दिन के औकात में भी बाहर की हलचल सुनाई नहीं देती थी। अब तो फिर भी रात थी। खिड़कियों पर पड़े भारी पर्दों ने सन्नाटे के तासुर को बहुत बढ़ा रखा था। उसके हवास ज़रा बहाल हुए तो मंजर वाज़ेह होने लगा और गर्दन तकरीबन मेकान के अंदाज में दाएं जानिब घूम गई। तवक्का के ऐन मुताबिक घोर सन्नाटे में इर्ताश पैदा करती कराहने की आवाज़ उसी सिमत से नशर हो रही थी। उसकी तीमारदारी वाली हिस्सियात चाको चौबंद हो गई। झटपट बाएं तरफ की तपाई पर रखा गिलास उठाकर उसकी तरफ पलटी और धीरे से उसका कंधा हिलाया। सुनो, ये पानी पी लो। उसने बमुश्किल आंखें खोलकर उसे देखा और नकाहत भरे लहजे में बोली, मुझे पानी नहीं पीना, हो सके तो थोड़ा सा जहर ला दो, मैं तुम्हारी बड़ी शुक्रगुजार रहूँगी। लो कर लो गल। आंखें पूरी खुल नहीं रहीं लेकिन डायलॉग पूरा बोलेंगी। गेती ने बेजारी से सोचा और बोली, शुक्रिया की क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। सुबह तक इंतज़ार कर लो। करीब की मार्केट बंद हो चुकी होगी और दूर की मार्केट खुली हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। कराची इतना बड़ा शहर है, मैं कहाँ ख्वार होती फिरूंगी। सुबह ला दूंगी, पक्का वादा, और थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा। हालांकि तुम्हारी नैया तो थोड़े से ही पार लग जाएगी। वो उसे सहारा देकर पानी पिला रही थी और अपनी तरफ से भरपूर यकीन दहानी करवा रही थी। उस लड़की ने चंद घूंट पीकर हाथ से गिलास हटा दिया। मैं कराची में हूँ?
وہ بہت بے یقینی سے گیتی کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک تو کراچی میں ہی ہو، اس کے بعد کہاں جاؤ گی اس کی مجھے خبر نہیں۔ گویا زبان پر کوئی اور جواب مچل رہا تھا، مگر پھر بھی تحمل سے بولی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا سر تکیے پر گرا لیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ گیتی اسے بہت ترہم بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر صدمے کی انتہائی کیفیت لکھی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ میں اتنی دور آ گئی؟ کیسے؟ میری ماں، میرا گھر، یہ عمر بھر کا خسارہ میں کیسے برداشت کروں گی؟ ہائے میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، آنسوؤں کی لکیریں کنپٹی پر دائیں بائیں بہہ رہی تھیں۔ کمرے کا سناٹا درہم برہم ہو چکا تھا۔ اس کی سسکیاں در و دیوار ہلا رہی تھیں۔ پھر اس نے وہی کیا جو اب تک کر رہی تھی، یعنی ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ گیتی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ مغرب سے ذرا پہلے کا وقت تھا، تاریکی اپنے پنکھ پھیلا رہی تھی۔ وسیع و بسیط آسمان کے کنارے نارنجی دھوئیں کی زد میں تھے۔ کہیں کہیں سرمئی دھنکی ہوئی روئی جیسے بادل تیر رہے تھے۔ خرام ہوا ذرا مستی میں قدم اٹھاتی تو شہتوت کے پتوں میں سرسراہٹیں سی جنم لیتی اور پتے لہرا لہرا کر زمین پر گرنے لگے۔ پتوں میں چھپے گھونسلوں کے مکینوں کے لوٹنے کا وقت تھا، سو فضا میں معمول کی چہچہاہٹیں گونج رہی تھیں۔ پانی کی موٹر چلنے کی آواز بھی اس ماحول کا حصہ تھی۔ کبھی کبھی شیخ صاحب کو اپنی آواز کا جادو جگانے کا شوق ہوتا، اور ان سب آوازوں میں سب سے غیر معمولی اور اجنبی آواز خوشی بوا کی تھی، بھڑکی ہوئی اور کسی قدر خفت آمیز۔ یقین کرو حلیمہ بہن، میں نے تو وہ سنائی ہیں کہ دونوں ماں بیٹی سدا یاد کریں گی۔ بتاؤ، یہ بھی کوئی بات ہے؟ دیکھنے گئے ایک کو پسند کر لی دوسری۔ لوگوں میں شرافت اور وزاداری تو بس نام کو ہی رہ گئی ہے۔ میں نے تو صاف کہہ دیا، دونوں سے کسی اگلے گھر جا کر بھی یہی وتیرہ اپنانا ہے تو اگلی بار سے خوشی کو بلوانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں نہیں تو۔ وہ بہت بری طرح بھڑکی ہوئی تھیں۔ جب سے آئی تھی مسلسل اسی قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ ایک طرح سے تو یہ اپنی خفت مٹانے کی شعوری کوشش ہی تھی۔ چھوڑیں بھی بوا، انہوں نے اپنے حساب سے بات کی۔ ثانیہ پسند نہیں آئی تو آنیہ کا نام لے دیا، لیکن چونکہ ہمیں منظور نہیں تو ہم نے انکار کر دیا۔ اب ہم کون ہوتے ہیں ان کے کسی فیصلے پر اعتراض کرنے والے؟ حلیمہ نے اپنے مخصوص نرم اور متحمل لہجے میں کہا تھا۔ اے لو، بوا جی پھر حیران ہوئی۔ ہم اعتراض نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ایک تو ہماری پھول سی بچی کو انکار کر دیا، اس پر ضد یہ کہ دوسری والی کا رشتہ بھی دیں۔ بتاؤ کاہے کو دیں ہم رشتہ؟ لوٹ سیل لگی ہے کیا؟ جس پر دل آیا انگلی رکھ دی۔ اتنی پیاری بچی ہے ثانیہ، چراغ لے کر بھی ڈھونڈے تو ایسی نصیبوں والی لڑکی نہیں ملے گی۔ خوشی بوا نے بولتے بولتے بڑی گہری نظروں سے برآمدے میں کپڑے استری کرتی ثانیہ کو دیکھا تھا۔ بالوں کی بے ترتیب چوٹی آگے کھسک آئی تھی اور وہ بہت مگن انداز میں بہنوں سے محو گفتگو تھی۔ جانے وہ سب کیا باتیں کر رہی تھیں کہ ذرا ذرا سی دیر میں ان سب کی ہنسی کی آواز سنائی دینے لگتی۔ خدا کا شکر ہے بوا، میری بیٹی بہت اچھی ہے، مگر ایک چیز قسمت بھی ہوتی ہے۔ اگر اس کی قسمت میں ایسا لکھا تھا تو ہم آپ اسے نہیں بدل سکتے۔ اور پھر خدا نخواستہ کوئی طے شدہ بات تو ختم نہیں ہوئی کہ ہم غم کریں۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ جب بھی جو بھی کرتا ہے بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، سچ کہتی ہو حلیمہ بہن، تمہارے جیسی باحوصلہ عورت میں نے ساری زندگی نہیں دیکھی۔ ایسا نفسا نفسی کا دور ہے، کسی پر 2 روز کی مشکل آن پڑے تو تیسرے روز دھڑلے سے کفر بکنے لگتا ہے۔ مگر آفرین ہے تم پر، اتنی مشکلات بھری زندگی گزار کر بھی ہمت نہیں ہاری۔ جیسی باہمت تم خود ہو ویسی ہی تربیت بچوں کی ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں پڑھائی بھی کی اور کمانے کی فکریں بھی اٹھائیں۔ ہم کیا، ہماری بساط کیا، حوصلہ اور صبر دینے والا تو اللہ ہے۔ لوگ تنہا ہوتے ہیں، مصائب و پریشانیاں انہیں نگل رہے ہوتے، پھر بھی بڑے حوصلے سے زندگی گزارتے ہیں۔ مجھے میرے بچوں کے توسط سے حوصلہ ملتا ہے بوا، میرا اصل ہمت و حوصلہ تو ہمیشہ سے یہی رہے ہیں۔ حلیمہ بہت شرمیلی اور کم گوسی خاتون تھیں۔ یہ ستائش بھرے الفاظ اور سراہتے ہوئے لہجے انہیں خفت میں مبتلا کر دیتے تھے۔ خودداری و کثر نفسی ان کی شخصیت کے خاص عنصر تھے، مگر اولاد کے حوالے سے موصول ہونے والی ستائش ان کی خوشی میں اضافہ کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ دیگر ماؤں کی طرح انہیں اپنی اولاد پر بلا وجہ فخر ہوتا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش سچ مچ اس نہج پر کی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ان سے وابستہ دیگر لوگوں کے لیے فخر و انبساط کا باعث بنتے تھے۔ بہت چھوٹی عمر سے وہ سب معاشی ناہمواریوں کا سلسلہ دیکھ رہے تھے، جس پر اب تک کافی حد تک قابو پایا جا چکا تھا کہ گھر میں اب صرف ان کے زیر سایہ چلنے والے دستکاری سکول کی تنخواہ نہیں آتی تھی، بلکہ ثانیہ اور تیمور کی تنخواہ کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ تینوں چھوٹی بیٹیوں کو ان مسائل اور مسائل سے تولد ہونے والی ناآسودگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، جس کا شکار آنیہ، ثانیہ اور تیمور ہوئے تھے۔ تبھی وہ تینوں بڑے سکون و اطمینان سے اپنی نصابی سرگرمیاں پوری کر رہی تھیں۔
जबकि बड़े तीनों खसूसन सानी और तैमूर ने मन मार कर बहुत कुछ सहा था। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ रुपये कमाने जैसी फिक्रें भी लाहक रहती थीं। आनिया की दिलचस्पी बहुत शुरू ही से पढ़ाई के मुकाबले में घरदारी में रही थी, तभी वह बमुश्किल FA कर पाई थी। अलबत्ता यह ज़रूर था कि उसने हलीमा की गैर मौजूदगी में गृहस्थी संभाल कर उनकी तकरीबन सारी जिम्मेदारी बांट ली थी। हलीमा बहन, ये वक्त हो गया, मैं कब से आई बैठी हूँ, तैमूर दिखाई नहीं दे रहा। खुशी बुआ ने मतलाशी नज़रें इस तरह चारों तरफ दौड़ाई थीं जैसे तैमूर के किसी कोने खुदरे से बरामद होने का इम्कान हो। अच्छा ही है जो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, वरना अपनी बातों से आपको गुस्सा दिलाता रहता। शफक ट्रे उठाए उसी तरफ आई थी और तपाई पर रखने की बजाय उसने ट्रे चारपाई पर खुशी बुआ के सामने ही रखती थी। मैं गुस्सा कहाँ करती हूँ, वो तो हंसी मजाक में लगा रहता है तो मैं भी जवाब दिए जाती हूँ। अब उस कल के बच्चे की बातों का क्या बुरा मनाना और क्या गुस्सा करना। सच कहूँ तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, कोई भी मसला हो चुटकियों में हल कर देता है। मजाल है जो कभी परेशान या अफसुर्दा देखा हो। कहते हुए दिल कांपता है कहीं मेरी मनहूस नज़र ही ना लग जाए बच्चे को। मगर एक बात तो है हलीमा बहन, तुम्हारा घर भरा पड़ा है लड़कियों से, लेकिन जो रौनक तैमूर के दम से है वो तो सबसे अलग है। माशाल्लाह, एक उसके ना होने से लगता है घर खाली पड़ा है। तैमूर के सामने बुरी तरह चिढ़ने और उससे खार खाने वाली खुशी बुआ इस वक्त इतने प्यार और शफकत से उसका जिक्र कर रही थी कि तैमूर सामने होता तो ज़रूर कुछ देर में गश खाकर गिर पड़ता। मुलाजमत की तलाश में लगा हुआ है बुआ, आज भी इसी सिलसिले में किसी साहब से मिलने गया है। हलीमा बोली और चाय का मग बुआ को पकड़ाकर बिस्किट की प्लेट आगे की। तो वो पहले मुलाजमत का क्या हुआ? बुआ ने किसी कदर चौंक कर और फिक्रमंदी से दरियाफ्त किया था। वो भी चल रही है बुआ, लेकिन तैमूर जब से पेपरों से फारिग हुआ है पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है। कहता है आधा दिन तो फारिग होता हूँ, उसे भी किसी काम में लाना चाहिए। ये क्या बोली तुम? भला ये क्या होता है? बुआ मासूमियत से ठोड़ी पर उंगली रखकर पूछने लगी तो हलीमा मुस्कुरा दी और बोली, एक नौकरी के साथ जो दूसरी नौकरी करते हैं उसे पार्ट टाइम जॉब कहते हैं। इस तरह से दुगने पैसे मिल जाते हैं। हलीमा ने अपनी तरफ से बड़ी वजाहत से समझाया था, मगर बुआ को कुछ नागवारी महसूस हुई। पैसे दुगने मिलते हैं तो काम भी तो दुगना करना पड़ता होगा। जाहिर है, तो दफ़ा करो ऐसी नौकरी, पैसा तो हाथ का मैल है, इसके लिए क्या ख्वार होना। तुम्हें तैमूर को समझाना चाहिए था हलीमा बहन, वैसे ही बीमार रहता है, ज़्यादा काम उसकी सेहत पर असर करेगा। माफ़ करना बहन, शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन खुशी बुआ को फ़ौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो उनके घरेलू मामले में ज़रूरत से ज़्यादा दखल दे रही हैं। तभी फ़ौरन माजरत कर ली। कैसी बातें करती हैं बुआ? हलीमा ने नरमी से उनके हाथ पर अपना हाथ रखा था। आप जो भी कहती हैं अपना समझकर मोहब्बत में ही तो कहती हैं, वरना किसी को क्या पड़ी है कि दूसरे के मामलात में दखल देता फिरे। और आपकी ये बात भी दुरुस्त कि पैसा हाथ का मैल है, मगर बुआ ज़िंदगी सिर्फ आज तो नहीं है, हमें बहरहाल कल के मुतल्लिक सोचना पड़ता है। मुझे एहसास है कि तैमूर बीमार रहता है और उसे ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए, मगर इस मामले में वो मेरी सुनता कहाँ है। माशाल्लाह ज़िम्मेदार भी बहुत है। कहता है अम्मी मैंने बहनें ब्याहनी हैं और इस तरह ब्याहनी है कि कोई उन्हें माँ बाप के घर का ताना ना दे सके। और वो अभी तक यहीं तक कह पाई थी कि सीढ़ियों की तरफ से ज़ोर ज़ोर से बोलने का शोर सुनाई देने लगा। एक गमला डायरेक्ट ऊपर से नीचे सहन में आकर गिरा था। खुशी बुआ के लिए ये सारी सूरत हाल अचानक नई और गैर मतवक्का थी। बुरी तरह दहलकर बेतहाशा धड़कते दिल पर हाथ रखे पूरी तरह घूमकर वो सीढ़ियों की जानिब देखने लगी। चंद लम्हों बाद इलियास चौधरी का मनहनी वजूद कफ उड़ाता सहन में आ रुका था। ये घर है या जहन्नुम? भड़कते हुए चेहरे, बिखरे बाल और लाल अंगारा आंखों के साथ सवाल किया गया। बल्कि सवाल क्या पूछा गया था, अपना मनपसंद जुमला दोहराया गया था, जबकि सबको सांप सूंघ चुका था। हलीमा समेत किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि मुँह से एक लफ्ज़ भी निकालता। सहन में गहरा सन्नाटा था। दूर किसी मस्जिद में फलाह की पहली सदा बुलंद हुई थी। 4 घंटा पहले चाय की एक प्याली मांगी थी, मगर मजाल है जो किसी ने कान धरे हों। हाँ, बूढ़ा हो गया हूँ, कोई काम नहीं कर सकता, ज़िंदगी भर इन्हीं जोंकों के लिए कमाता रहा हूँ, इन्हीं को खिलाता रहा हूँ। आज खाली हाथ हूँ तो एक चाय भी नसीब नहीं होगी। मेहमानदारियाँ पूरी हो जाएं, शोहर जाए भाड़ में। ज़ोर ज़ोर से अपनी मजलूमियत का वावेला करते हुए उन्होंने औलाद समेत बीवी को एक सफ़ में खड़ा कर दिया था। आनिया ने बहुत खफीफ से खुशी बुआ को देखा, जो आंखें फाड़े ताज्जुब और नागवारी से इलियास चौधरी को देख रही थी। उसकी शर्मिंदगी में कई गुना इजाफा हुआ था। अब्बू आप ऊपर कमरे में चलिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। उसने पता नहीं किस दिल से कहा था, हालांकि इलियास का काम करना उसे बेहद नागवार गुजरा था, चाहे वो काम एक गिलास पानी पिलाना ही क्यों ना हो। चाय? इलियास चौधरी ने गज़बनाक नज़रों से घूरा। भाड़ में झोंको अपनी चाय, मुझे नहीं चाहिए अब। या पिलाओ अपने मेहमानों को और खिलाओ बिस्कुट।
बाप का क्या है, भूखा मरता है तो मर जाने दो, बस हर आए गए पर अपनी मेहमान नवाजियों की धाक बिठाओ, उड़ाओ बाप का जमा जत्था। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग मुंह उठा के। बुआ से नजरें मिलते ही एक कटीला जुमला उधर भी उछाल दिया बगैर किसी लिहाज के। बेचारी बुआ ने सटपटा कर नजरें फेरी। शफक बेटी, इन मनहूसों में से तो किसी को तौफीक ना हो सकी, तुम ही एक प्याली चाय पिलवा दो। लहजे में एकदम शीरनी सी घुल गई थी और शफक के बावर्ची खाने में दौड़ लगाने से कबल ही वो धप धप करते सीढ़ियाँ चढ़ गए। खुशी बुआ के लिए चूंकि ये पहला मौका था, इसलिए सबसे ज़्यादा सुकून का सांस भी उन्होंने ही लिया। आज तक इलियास चौधरी के बदमिजाजी के किस्से सुने थे और आज अमली तजर्बा हुआ था तो नागवारी अरूज पर पहुंच गई थी। हलीमा बहन ने वाकई बड़ी पुरमुशक्कत ज़िंदगी बड़े हौसले से गुजारी है। ऐसे बंदे के साथ तो 2 दिन सुकून से ना गुजरे। इस औरत ने तो कई साल गुजार लिए। आफरीन है भाई। वो सोचते हुए अपनी बड़ी सी चादर संभालने लगी। अच्छा हलीमा बहन, मैं चलती हूँ, उन्होंने इजाज़त चाही। अरे बुआ बैठें तो सही, खाना खाकर चली जाइएगा, और अभी तो आपकी चाय भी ख़त्म नहीं हुई। हलीमा बेगम के लहजे में शर्मसारी का अक्स नुमाया था। चाय ख़त्म करने बैठी तो नमाज का वक्त तंग हो जाएगा, और तुम्हें पता है नमाज मैं अपने घर में ही पढ़ती हूँ। मगर बुआ के लिए हलीमा का तजब्ज़ब भांपना मुश्किल ना था। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ, जिस इंसान को अपने अच्छे बुरे का ना पता हो उसे अपनी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज की खबर भी नहीं होती। पट्टे काटने की मशीन देखी है कभी? दस्ता हाथ से निकल जाए तो मशीन काबू में नहीं रहती, और फिर फल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को काट कर रख देता है, चाहे किसी की गर्दन या हाथ ही क्यों ना हो। तुम्हारे मियाँ की ज़ुबान भी ऐसी मशीन की तरह है जिसका दस्ता उसके अपने हाथ से निकल चुका है और उसे खुद भी नहीं पता कि फल के अंदर किसी की गर्दन आती है कि हाथ। इसलिए ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। मैं 1-2 रोज़ में फिर चक्कर लगाऊंगी। पहले से इसलिए बता रही हूँ कि पिछली बार भी तुमने पेश की इतला ना देने पर शिकवा किया था। अब आऊँगी तो कुछ और औरतें होंगी साथ। तुम सानिया बेटी को समझा देना कि दिल बुरा करने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग होते हैं ऐसे थरदले। उस बेचारी ने क्या मज़ीद दिल बुरा करना है, यहाँ तो पहले ही किसी अच्छाई का काल पड़ा हुआ है। बुआ जा चुकी थी। हलीमा बेगम बेदम सी होकर चारपाई पर बैठ गई। सोचों का तवील सिलसिला उन्हें दरपेश था और नज़रें सानिया पर थीं, जिसका दिल पहले तो बुरा यकीनन नहीं हुआ था मगर इस वक्त ज़रूर हो गया था। वो एक बार फिर अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी मगर चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयाँ थीं। अम्मा के बनाए हुए खानों का अब्बा के दोस्तों में खूब चर्चा था। जिन दिनों वो लोग नवाब शाह में थे तब भी बड़ी बाकायदगी से महीने में एक बार अब्बा के दोस्तों की बड़ी ज़बरदस्ती दावत हुआ करती थी। यह सिलसिला यहाँ पंजाब में आकर भी जारी रहा था। आज भी एक ऐसा ही दिन था। अम्मा ने फजर की नमाज के फ़ौरन बाद से तैयारी शुरू कर दी थी और कई तरह के खाने तैयार किए थे। नरगसी कोफ्ते, अदरक की कढ़ाई, चपली कबाब, गजरेला, भुना हुआ कीमा, फिरनी। अम्मा तो दाल ही इतने मज़े की बनाती थी कि ऐश हो जाते थे। आज तो फिर सचमुच के ऐश होने वाले थे। सारी डिशों के नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा था। ख़ुसूसन जब से हरे मसाले की बिरयानी का दम खुला था, उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी भी तरह खाने बैठ जाए। ऐसी दिलफरेब खुशबू सारे घर में बिखरी थी कि बस पता नहीं कब अब्बा के दोस्त खाकर रुखसत होंगे और हमारी बारी आएगी। बिरयानी की महक से ही लुत्फ़अंदोज़ होते हुए उसने बददिली से सोचा। तभी अम्मा ने उसे बावर्ची खाने से आवाज़ दी थी। वो जल्दी से उठकर बावर्ची खाने के दरवाजे में आ रुकी। अब्बा बिरयानी की काब लिए बैठक की तरफ जा रहे थे। उसने हसद भरी नज़रों से अब्बा को जाते देखा। मैंने कहा आकर तुम भी खाना खा लो। अम्मा ने कहा आप भी फारिग हो जाएं, फिर इकट्ठे खा लेंगे। उसने कहा तो अम्मा मुस्कुरा दी। इतना सब्र कहाँ होगा तुमसे, आ जाओ। उन्होंने उसके लिए प्लेट में बिरयानी निकाल दी थी। वो वहीं पीढ़ी घसीट कर बैठ गई और मज़े ले लेकर खाने लगी। जितनी देर में उसने सब चीज़ों पर हाथ साफ़ किया, अब्बा के मेहमान भी फारिग हो चुके थे। अब्बा ने अंदर से बर्तन यहाँ तक पहुँचाते हुए चाय के लिए भी कह दिया। वो ट्रे में बची हुई बिरयानी देगचे में डाल रही थी, तभी उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने उसी ख्याल के तहत चोर नज़रों से अम्मा की जानिब देखा, फिर झिझकते हुए बोली, अम्मा एक बात कहूँ, आप गुस्सा तो नहीं करेंगी? खोलते हुए पानी में चाय की पत्ती डालती अम्मा एक पल उसकी जानिब मतवज्जा हुई। ऐसी क्या बात है? उनके लहजे में तशवीश थी। मुन्नी शर्मिंदा सी हो गई। परेशानी की बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही एक बात कह रही थी। वो खिसियाकर मुस्कुराई। कहो। मैं ये थोड़ी सी बिरयानी, बस थोड़ी सी गुलबानो बाजी को दे आऊँ? उसने झिझकते हुए कहा था। अस्मा खामोश रहीं, जैसे किसी सोच में मुब्तला हो। मुन्नी जाने क्या नतीजा अखज़ कर बैठी थी। उनकी खामोशी से कुव्वत पड़े हुए बोली, कल शाम उनका सकीना भाभी से झगड़ा हो गया था। पता नहीं उन्हें किसी ने खाना खाने दिया भी होगा या नहीं। वो गलत बयानी नहीं कर रही थी। चाहे गुलबानों से मिलने नहीं गई थी, मगर इतलाआत तो मिलती रहती थी। ढेर सारी तो सहेलियाँ थी उसकी।
आयशा तो बिल्कुल गुलबानो के साथ वाले घर में रहती थी। वही सुबह किसी काम से आई थी और बता गई थी, तुम्हारी बाजी के घर से ज़ोर ज़ोर से चीखने रोने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने दीवार से झांक कर देखा तो सकीना बाजी चीख रही थी और तुम्हारी बाजी जी रो रही थी। सकीना भाभी बुरी हैं सो हैं, असल गलती अजमल भाई की है। उन्हें अपनी बीवी को समझाना चाहिए। आखिर वो क्यों गुलबानो बाजी जी को इतना तंग करती हैं। उसने सोचा, अम्मी फिर मैं जाऊँ? क्या पता वो वाकई भूखी हों। मुझे तो एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी दादी एतराज़ करेंगी। उन्हें तुम्हारा गुलबानो से मिलना जुलना पसंद नहीं है। अस्मा तजब्ज़ब का शिकार थी। दादी को कैसे पता चलेगा? वो तो सो रही हैं। मैं उनके जागने से पहले वापस आ जाऊंगी। मुन्नी अस्मा को 50% राज़ी देखकर पुरजोश लहजे में बोली, मगर अस्मा की झिझक ख़त्म ना हुई। फिर भी उन्हें पता चला तो बहुत शोर करेंगी। कहती हैं, मुझे पता होता मेरी गैर मौजूदगी में तुम मुन्नी को उस लड़की के पास पढ़ने भेज दोगी तो कभी बावन चक ना जाती, चाहे मेरी बहन बुला बुला कर थक जाती। दादी को पता नहीं क्यों एतराज़ रहता है। हालांकि अब तो मैं पढ़ने भी नहीं जाती, बस कभी कभी जाती हूँ, फिर भी वो रोक देती हैं। आप बाजी जी से मिली हैं ना अम्मा? आप खुद बताएं, क्या वो आपको मासूम और बेचारी सी नहीं लगती? असल मसला सकीना भाभी और अजमल भाई का है। हालांकि बाजी जी खुद कमाती हैं, मगर अपनी मर्ज़ी से खा पी नहीं सकती, कपड़े नहीं बना सकती। कोई मेहमान घर में आ जाए तो उन्हें उसके पास बैठने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता कोई उनसे मिलने चला जाए तो ज़रूरी है कि पहले उन्हें सलाम किया जाए। फिर घूरती ऐसे हैं जैसे पता नहीं क्या। बाजी जी की ज़रा ज़रा सी बात पर एतराज़ होता है। वाकई कभी कभी मुझे उस बेचारी पर तरस आता है। माँ बाप के बाद कैसी बेबसी की ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। वैसे मसला सकीना का नहीं, अजमल का है। उसने कभी गुलबानो को अपनी बहन माना ही नहीं, हमेशा सौतेला ही समझा। हालांकि बाप तो एक ही था दोनों का। अजमल ने पुरखलूस तरीके से कोशिश ही नहीं की, वरना एक से एक अच्छा रिश्ता मिल सकता था। खैर देर तो अभी भी नहीं हुई, मगर कोई कोशिश करे तो। मुन्नी की हाथ जैसे नया नुक्ता आया था। पुरजोश होकर बोली, अम्मा हम क्यों नहीं करवा सकते बाजी जी की शादी? पागल, अस्मा हंस पड़ी। शादी करवाना कोई आसान काम है? 100 तरह की बातें निकलती हैं। फिर कल कला को कोई ऊंच नीच हो जाती है तो इल्ज़ाम हमें दिया जाएगा। जल्दी से जाकर बिरयानी पकड़ा आ, ये कोफ्ते भी ले जा, मगर जल्दी आ जाना। तुम्हारी दादी को भिनक भी पड़ गई कि मैंने तुम्हें इजाज़त दी थी, तो बस खैर नहीं। मुन्नी जल्दी जल्दी ट्रे तैयार करने लगी, हाथों में जैसे बिजलियाँ भर गई थीं।